क्लास 10th फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में हम सारे के सारे राइटिंग सेक्शन, चाहे हिंदी ए वाले हो चाहे बी वाले हो, सारे राइटिंग सेक्शंस विथ लेटेस्ट फॉर्मेट देखने वाले हैं एंड मैजिक लाइंस कि क्या क्या लाइंस इंक्लूड करो कि तुम्हारे फुल मार्क्स आए। एंड इसी वीडियो में देखेंगे सारा राइटिंग सेक्शन के साथ साथ ग्रामर सेक्शन भी विथ ट्रिक्स। ये ट्रिक्स जो मैं ग्रामर में बताने वाला हूं, आई कैन बेट पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी और सिर्फ ट्रिक्स से बिना चैप्टर पढ़े तुम हर एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में सॉल्व करके आओगे। शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। एंड तक वीडियो देखना, एक लाइक वाला बटन छेड़ दो। स्टार्ट करते हैं औपचारिक पत्र से। औपचारिक पत्र का मतलब क्या होता है, सबको पता है। औपचारिक पत्र का मतलब होता है फॉर्मल लेटर। देखो जैसे एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि आप मेनका गोस्वामी हैं, दिल्ली में रहती हैं। अब मैं क्वेश्चन से क्यों समझा रहा हूं, ताकि तुम समझ जाओ कि कैसे क्वेश्चन को फॉर्मेट करना है आंसर में, क्योंकि वहां पर तुम्हें अपना नाम नहीं लिखना है, जैसा तुम्हें दिया है और एड्रेस वही लिखना है। अगर दिया क्वेश्चन में आप मेनका गोस्वामी, तो तुम्हें मेनका गोस्वामी बनकर लिखना है, एक लड़की बनकर पूरा लेटर लिखना है। दिल्ली में रहती हैं, अपना एड्रेस दिल्ली डालना है। दिल्ली में बढ़ती हुई अपराध वृत्ति की ओर दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ध्यान आकृष्ट करना चाहती हैं कि दिल्ली में अपराध हो रहा है, उसके लिए उनका ध्यान इधर लाना चाहती हैं और इसके लिए समाचार पत्र के संपादक को एक समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए अनुरोध करना है। देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं हिंदी में ना। अनुरोध इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना होता है। आवेदन इसका मतलब होता है क्या, आवेदन का मतलब अप्लाई करना होता है। ठीक है, ये सब हिंदी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लो। अब देखो संपादक का मतलब होता है न्यूज एडिटर, जो मतलब कि न्यूज चैनल के हेड होते हैं ना, वो। स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट करना है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि तुम्हारा एड्रेस। अब यहां पे क्या लिखोगे, लोग दिमाग लगाते हैं कि मैं यहां पे लिख दूंगा अपने घर का एड्रेस, अपना घर का एड्रेस लिख दूंगा 3/7 दिल्ली, ऐसे करके कुछ भी नहीं। तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया है, इतना सा कि तुम दिल्ली के हो। ठीक है, तो तुमने क्या करना है, तो अभी कहां बैठ के एग्जाम में लिख रहे हो, एग्जाम हॉल में बैठ के लिख रहे हो ना, इसलिए यहां पे लिखना होता है परीक्षा भवन दिल्ली। ठीक है, ये कॉमा जो है यहां पे यूज कर भी सकते हो, नहीं भी। मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी कॉमास पूरे लेटर के ऐसे राइट साइड में, जैसे देखो यहां पे कॉमा महोदया, ये हिंदुस्तान, ये सारे कॉमास यूज मत करना। ठीक है, मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि कॉमा यूज करने की जरूरत नहीं है, कॉमा मत यूज करो। ठीक है, क्या लिखा, परीक्षा भवन और उसके बाद दिल्ली, जो एड्रेस में दिया था। फिर एक लाइन छोड़ देनी है। ठीक है, एक लाइन छोड़ देनी है। फिर अपने लिख देना है दिनांक। दिनांक कैसे लिखोगे, ध्यान दो, 29 मार्च 20XX, ये 20XX वाला फॉर्मेट जरूरी है, इसको इस तरह से ही लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, एक लाइन और छोड़ देनी है। अब यहां देखो कैसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना है फॉर्मल लेटर हमेशा सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक हिंदुस्तान, नई दिल्ली। अब यहां पर एक चीज तुम्हें इंपॉर्टेंट बता दूं, कई लोग के लेटर में तुमने ये चीज देखा भी होगा लेटर फॉर्मेट के वीडियोस में, कि वो कहते हैं कि सेवा में लिखना है कि नहीं लिखना है। तो पहले सेवा में लिखा जाता था, अब सेवा में लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर लिखोगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो मार्क्स नहीं कटेगा, ऐसा नहीं कि मार्क्स कट जाएगा, लेकिन अब फॉर्मेट में नहीं रह गया। ठीक है, तो सेवा में नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर चाहो तो सेवा में मत लिखो, डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से, कि सबसे पहले उस इंसान का पद क्या है, यानी कि पोस्ट क्या है। तो क्या है, श्रीमान संपादक महोदय, वो क्या है, संपादक है। फिर कहाँ का है, विभाग क्या है। ठीक है, विभाग की कहाँ का वो पद है। ठीक है, तो दैनिक हिंदुस्तान का है। फिर उसके बाद एड्रेस क्या है नीचे उसका, नई दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ दी, एक लाइन का गैप दिया और उसके नीचे लिख दिया विषय। विषय बहुत शॉर्ट में लिखना है, जैसे दिल्ली में बढ़ती अपराध वृत्ति के संदर्भ में, संदर्भ मतलब कि उसके रिलेशन में। फिर एक लाइन छोड़ दिया, स्टार्ट किया महोदय से, महोदय या महोदया। अब देखो तुम्हें दिया था कि तुम मेनका गोस्वामी एक महिला हो, तो एक महिला की तरह लिखना है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा करना चाहती हूं। देखो चाहती हूं, इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह के वर्ड्स का यूज करना है। फिर उसके बाद इसको 1 या 2 पैराग्राफ में लिख सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि 3 ही पैराग्राफ लिखो। और उसके बाद नीचे एक कंक्लूजन वाली लाइन 2 लाइन की लिख देना, जिसमें मेरा केंद्र सरकार तथा पुलिस के अधिकारियों से अनुरोध है कि वे संबंध में कठोरतम कार्रवाई करें, जिससे अपराधियों के मन में भय उत्पन्न हो और वे अपराध करने से पहले 10 बार सोचें। फिर उसके नीचे एक बार जरूर, ये हर बार फॉर्मेटर में धन्यवाद जरूर लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के भवदिया और मेनका गोस्वामी, ये क्या है, जो नेम दिया हुआ है। अगर नहीं दिया है तो क्या लिखोगे, का खा गा। और भवदिया क्यों, क्योंकि फीमेल है, और यही मेल होता तो ये आखिरी का कट जाता, क्या रहता, भवदीय, ये होता है मेल में यूज। ठीक है, ये तुमने देख लिया फॉर्मल लेटर। अब उसके बाद आ जाओ जल्दी से अनौपचारिक देख लेते हैं। यह है अनौपचारिक, यानी कि इनफॉर्मल लेटर। जैसे कि देखो क्वेश्चन में दिया हुआ नाम, आपका नाम अंकित त्यागी है, तुम अंकित त्यागी हो, दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अपने मित्र के बहन के विवाह में उपस्थित नहीं पाओगे, यानी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। अब अपने मित्र के बहन की शादी में नहीं जा पाओगे, उसके लिए कैसे लिखोगे, तो सुनो, यहां भी स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो सेंडर्स एड्रेस, परीक्षा भवन दिल्ली, एक लाइन छोड़ दी। फिर उसके बाद डेट, वो भी 20XX वाले फॉर्मेट में। फिर एक लाइन छोड़ दी। अब यहां पर कुछ भी जरूरत नहीं है कि पद क्या है, विभाग क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, ये सब की जरूरत नहीं है। यहां पर डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे कैसे, ये लिखकर प्रिय मित्र, और उसके नीचे अपना पार्ट लिखोगे। पहले ऐसे लिख दो, फिर उसके बाद एक कंक्लूजन देना जरूरी होता है। ठीक है, कि इस अवसर में मैं क्यों नहीं आ पाऊंगा, और आखिर में लिख दो तो आप लोगों को शीघ्र ही आकर मिलूंगा। और स्टार्ट कैसे करना है, मधुर स्मृति। कौन सा वर्ड, मधुर स्मृति। या अगर देखो किसी छोटे को लिख रहे हो, जब छोटे को लिख रहे हो तो ये लिख दो मधुर स्मृति या आशीर्वाद, और बड़े को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, एकदम शुद्ध हिंदी में नमस्कार या फिर प्रणाम। ठीक है, फिर नीचे लाइन छोड़ के तुम्हारा मित्र अंकित त्यागी। अब यहाँ मित्र नहीं, हर बार जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे मित्र बनाया गया तुम्हें। अगर तुम अपने पिताजी को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा डूड, बे नहीं, आपका पुत्र। तुम्हारा की जगह अगर बड़े हैं तो आप, और यहाँ मित्र की जगह जो भी रिलेशन है उसके नीचे अपना नाम नहीं, जो नाम क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है तो का खा गा।
तो ये था औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट, और देखा हमने कि किस तरह से लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के लिए ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले लेखन पे, जो है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन कैसे दिया होता है? अनुच्छेद लेखन यार देखो, पहले एक हेडिंग होगी वैश्विक महामारी कोरोना, सबसे ज्यादा चांस है कि कोरोना वायरस पर ही आए लिखने को, और दिया होगा संकेत बिंदु। संकेत बिंदु क्या होते हैं? सबसे पहले प्रस्तावना, ठीक है, फिर कोरोना वायरस क्या है, फिर कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या करना है, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा क्या है, इससे बचाव के उपाय, और पांचवा मास्क कौन पहने और कैसे पहने। तो अब क्या मतलब है कि ये पांचवा को रैंडम लिख सकते हैं कहीं भी? नहीं, इसी सीक्वेंस में चलना है, 1 2 3 4 और 5, इसी सीक्वेंस में लिखना है हमें, ठीक है, ऐसे बढ़ते हुए 1 to 5 तक। अब कैसे करना है इसको? क्या इन पांचों के अलग अलग पैराग्राफ ही बना देने? नहीं, पांचों के अलग अलग पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद लेखन में कई लोग कहते हैं कि हमें एक पैराग्राफ में लिखना है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोविड पे लिखने को आएगा तो ये एग्जांपल की तरह तुम्हारी हेल्प करेगा, यहां से पॉइंट उठा सकते हो। अब सुनो, पैराग्राफ चेंज कर सकते हो तुम, ठीक है। अनुच्छेद लेखन में ऐसा कुछ भी नहीं कि पूरा एक पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन एक चीज ध्यान देनी है, पूरे सीक्वेंस में चलना है। जो पॉइंट जैसे प्रस्तावना कि कोरोना वायरस है क्या, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दो, फिर उसका कोरोना वायरस है क्या उसके डिटेल में थोड़ा सा घुसो, फिर कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या करना चाहिए, इसके बचाव के उपाय क्या है, और मास्क कौन पहने और कौन नहीं। अब अनुच्छेद लेखन में मेरी क्या टिप्स हैं? स्पेशल टिप्स ये है कि डेट्स एंड डेटा इंक्लूड मत करना। जैसे अब दिमाग में लगाना कि कोरोना वायरस किस डेट को शुरू हुआ, क्या हुआ, नहीं, इतना नहीं लिखना डेट में हमें, बल्कि फैक्चुअल ना लिख करके क्या लिखना है हमें, फिक्शन बोलो, या फिर बोलो कि हमें बनाकर लिखना है पूरा का पूरा। हम लिटरेचर सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं ना, हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हमें लिटरेचर को ध्यान रखते हुए लिखना है इन पांचों पॉइंट्स पे। ये नहीं कि उसका पूरा तुम्हें विकीपीडिया छापना है कि किस तारीख को शुरू हुआ किस तारीख को खत्म, क्योंकि वो करने जाओगे तो काफी गलतियां होने की चांसेस बढ़ जाएंगी। और सिंपल शब्द का इस्तेमाल करना, कोई कठिन शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह लोकतंत्र और चुनाव की डेमोक्रेसी पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट कैसे लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लो, देख सकते हो पढ़कर, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इसी तरीके से स्टार्ट किया गया है। तुम उसमें कई चीजें इंक्लूड भी कर सकते हो अनुच्छेद में अच्छा बनाने के लिए, जैसे किसी के दोहे, तुलसीदास जी के दोहे, कबीरदास जी के दोहे, किसी की पंक्तियां, कोई इंपॉर्टेंट लाइन याद आ रही है, जैसे ये कि अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का शासन है। तो कुछ भी तुम्हें जो याद आए मन में, ऐसा एक आध इंपॉर्टेंट श्लोक या फिर दोहा कुछ भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्या है, स्ववृत्त लेखन। ये क्या होता है, बायोडेटा, ठीक है, बायोडेटा की कैसे बायोडेटा अपने लिखना है। अब उसके लिए देखो तुम्हें फॉर्मेट बता देता हूं जल्दी से, बहुत इसी तरीके से तुम्हें याद जाएगा, कुछ भी नहीं रटना है। सबसे पहले याद रखो कि ऊपर तुम्हें लिखने को आएगा, देखो यहां से बताता हूं, ये रहा, ऊपर तुम्हें लिखने को आएगा अपना नाम, ठीक है, अपना नाम, फिर 2 नाम, क्या याद करें, एक अपना नाम और फिर 2 नाम, फिर जन्मतिथि और फिर 2 पते, क्या 2 एड्रेस, फिर उसके बाद 2 कॉन्टैक्ट के ऑप्शन, ठीक है, ये कार्ड दूरभाष नंबर, ये 2 मोबाइल नंबर और ईमेल। क्या क्या देखो, सबसे पहले पहला क्या अपना नाम, फिर पिता का नाम, माता का नाम, फिर जन्म तिथि और फिर 2 एड्रेस, वर्तमान पता और स्थायी पता। अब वर्तमान पता क्या है, कोई भी एड्रेस अपना डाल सकते हो रैंडम, और स्थायी पते में क्या लिख दोगे, उपयुक्त, इसका मतलब होता है सेम कि जो ऊपर है वही। स्थायी पते का मतलब क्या होता है, परमानेंट एड्रेस, और वर्तमान पता का मतलब करंट एड्रेस। फिर उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद एक लाइन थोड़ा सा छोड़ देना और उसके नीचे लिख देना कॉन्टैक्ट ऑप्शन, 2 ठो, दूरभाष नंबर, टेलीफोन, जब कोई यूज नहीं करता है उसको मत लिखना, सिर्फ 2 चीज लिखना, क्या क्या, मोबाइल नंबर और ईमेल, मोबाइल नंबर और ईमेल रैंडम बना के लिखना। और याद रखना कि कोई भी तुम नंबर वगैरह लिखो तो उसके एंड में एक्स ऐसे 2 डिजिट लिख देना। इससे क्या होता है कि हम डिफाइन नहीं करते, कंफर्म नहीं करते किसी नंबर को। उसके नीचे इंपॉर्टेंट चीज रहती है बायोडाटा में, ये शैक्षणिक योग्यताएं कि तुमने क्या पढ़ाई लिखाई कर रखी है। अब ये क्या लिखना है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया कि आप बीएड कर चुकी हैं, क्या दिया हुआ है, आप बीएड कर चुकी हैं, आपको हिंदी अध्यापिका पद के लिए आवेदन करना है। आवेदन का मतलब मैंने बताया था क्या, अप्लाई करना है, किसके लिए, हिंदी अध्यापिका, हिंदी का टीचर तो बनना है। तो अब तुम्हें अगर हिंदी का टीचर बनना है तो तुम्हारी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, 10 पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, और तुम्हारी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। और इसीलिए कुछ भी हो 3 कॉलम मैट्रिक्स बनाने हैं, 1 2 3, ये 4th वाला नहीं भी इंक्लूड करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। 3, अब उसमें क्या क्या लिखना होता है, ध्यान दो। सबसे पहले लिखना होता है परीक्षा क्या है, जैसे क्लास 10th है, 12th है, बीए कर रखा है तुमने ग्रेजुएशन में। फिर वर्ष क्या, किस साल में किया था वो लिख देना है, कोई भी रैंडम साल। फिर कौन से विद्यालय या महाविद्यालय से, तो महावरेश्वरी पब्लिक स्कूल या फिर डीएवी कॉलेज से। फिर विषय क्या था, तुमने कौन सा विषय लेके करा, उसका विषय हिंदी में लिखना है, यानी कि साइंस लिख के चले आए। फिर श्रेणी क्या थी, यानी कि तुम्हारी क्या पोजीशन आई, क्या कैटेगरी है, जैसा A1 B1 होता है ना, उस जमाने में होता था द्वितीय, तृतीय, तृतीय, प्रथम, तो सब में प्रथम 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 डाल देना, और परसेंट सब में 80% के आसपास लिख देना। फिर देखो अभी हमने क्या लिखा है, ये कि ऊपर का क्या फॉर्मेट रहेगा, फिर नीचे शैक्षणिक योग्यता डालनी है, जिसमें 3 कॉलम जरूरी है, 1 2 3। फिर उसके बाद ये क्या है, अन्य संबंधित योग्यताएं की, और तुमने अगर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है तो वो लिख सकते हो। फिर उपलब्धियां कि अगर कोई अवार्ड जीता है, जैसे यहाँ पर मैं तुम्हें अगर सलाह दूं तो लिख देना यहाँ पर कि निबंध लेखन में मैंने कंपटीशन में जीता था, ठीक है, निबंध प्रतियोगिता में, ऐसे करके कोई भी फर्जी 2-3 प्रतियोगिता बना के लिख देना। और उसके बाद कि तुम्हारे पास कोई रुचियां हैं, ठीक है, कोई रुचि यानी कि कोई हॉबिट है, हैबिट, ये लिख भी सकते हो, नहीं भी। इसने अपनी क्या हैबिट लिखी कि मैं समाचार पत्र को नियमित पढ़ती हूँ, यानी कि रोज समाचार पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट होता है संदर्भित व्यक्तियों का विवरण, क्या मतलब कि ऐसे व्यक्तियों का नाम जिनका तुमने ऊपर लिया है उनके बारे में बताओ। तुमने जैसे देखो ऊपर बताया कि डीएवी कॉलेज से तुम पढ़े हो, तो उसके प्रिंसिपल का नाम दे दो यहाँ पे, ताकि वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकें, क्रॉस चेक कर सकें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कि सही में तुम्हारे इतने मार्क्स आए थे या नहीं आए थे। तो कोई भी 2 नाम यहाँ पर दे देना, अपने एक स्कूल के प्रिंसिपल का और एक कॉलेज के प्रिंसिपल का। फिर नीचे लिख दोगे यहाँ पर तिथि और स्थान, फिर यहाँ पर हस्ताक्षर लिख दोगे और उसके ऊपर अपना नाम, हस्ताक्षर लिखना है लेकिन उसके ऊपर साइन नहीं करना है, अपना नाम लिखना है, ठीक है। और तिथि इस तरह से ना लिख करके कैसे लिखोगे, 20XX हर बार। चलो इतने का
ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट त्वरित लेखन हमने देख लिया है, एक बार मैं तुम्हें सैंपल के लिए एक और स्क्रीनशॉट लेने बोल रहा हूँ, ले लो और एक बार रीड कर लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले लेखन की तरफ। विज्ञापन लेखन यार, यानी कि एडवर्टीजमेंट। अब इसमें क्या ही देखना यार, तुम ये रोज देखते हो कि विज्ञापन कैसे होता है। क्वेश्चन पहले देख लो कैसे दिया हो। विज्ञापन लेखन यार, यानी कि एडवर्टीजमेंट। अब कर लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले लेखन की तरफ। विज्ञापन लेखन यार, यानी कि एडवर्टीजमेंट। अब इसमें क्या ही देखना यार, तुम ये रोज देखते हो कि विज्ञापन कैसे होता है। क्वेश्चन पहले देख लो कैसे दिया होगा। क्वेश्चन दिया होगा कि आपके बड़े भाई ने एक फ्रेंचाइजी कंपनी खोली है, वे उसके प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय समाचार पत्र में उसका विज्ञापन देना चाहते हैं। आप फाइनेंस कंपनी की ओर से सस्ती दरों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। देखो, सस्ती दरों में सस्ते रेट में फाइनेंस सुविधा तुमको प्राप्त करवानी है, उसके लिए अपना प्रचार करना है। तो कुछ भी रैंडम नाम डाल दो, सबसे पहले बड़ा बड़ा सा हेडिंग में नाम होना चाहिए, जैसे अशोका फाइनेंस कंपनी, बहुत बड़ा सा नाम, ठीक है। फिर उसके नीचे प्रस्तुत करते हैं सस्ती दरों पर ऋण की सुविधा। देखो यही था ना क्वेश्चन में मेन ऑब्जेक्टिव, क्या करना है, सस्ती दरों पर ऋण की सुविधा। तो बस पहले अपनी क्या रहेगी, सबसे पहले ऊपर अपना रहेगा नेम और उसके नीचे एम। एम का मतलब कि उसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है इसका मेन पर्पस क्या है कि वो सस्ती दरों पे ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। फिर साइड में ये यहाँ पर एक बनाना गोला, गोला ऐसे ड्रॉ करना, गोला ना ड्रॉ हो तो एक ऐसे काइट शेप, पेंटागन कुछ भी ड्रॉ कर लेना, और उसके नीचे लिख देना कुछ ऐसा जैसे कि मुफ्त, ठीक है, या फिर ऐसे फ्री, फ्री, या फिर क्या लिख दोगे 10% ऑफ या 50% छूट। यहाँ पर क्या लिखोगे, जल्दी कीजिए कहीं मौका छूट ना जाए, ठीक है। फिर इतना तुमने कर लिया, इतना करने के बाद इसको ऐसे इतना करने के बाद उसके नीचे लिखोगे विशेषताएं, क्या क्या चीज़ें हैं, आकर्षित ऑफर, तत्काल सुविधाएं, ईएमआई की सुविधा, निम्न ब्याज और कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं। फिर एक थोड़ी सी लाइन डाल दिया, सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध, शीघ्र संपर्क करें। और यहाँ पर कुछ अगर ड्राइंग बना सकते हो बना दो, सिक्के विक्के की सिंपल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नीचे कॉन्टैक्ट देना, संपर्क करें अशोक फाइनेंस कंपनी, मयूर विहार, दिल्ली। यहाँ पर अपना एक क्या कर सकते हो, नंबर दे सकते हो 9172, फिर x ऐसे करके कट कर देना नंबर। एक और एग्जाम्पल के लिए ये देख लो, ये ऊपर दे दिया छोटा सा पार्ट, ये हो गया मेन नाम, ठीक है। ऊपर छोटी सी क्या दे दी है, ये राइमिंग करती हुई लाइन दे दी, नीचे अपना नाम दे दिया, और जो मैंने बताया अपने मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या 1 2 3 4, और ये देखो फोन नंबर दिया ना, इस तरह का अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जरूर से देना है। और इधर राइट पोर्शन पे थोड़ी बहुत ड्राइंग अगर कर सकते हो तो ठीक है, समझ गया। देना। चलो अब बारी है संदेश लेखन की। संदेश लेखन कैसे लिखना होता है। क्वेश्चन कैसे देगा, आप किशोर कमर हैं, अरे आप कमल किशोर हैं, आपके मित्र का जन्मदिवस है, यानी कि तुम्हारे फ्रेंड का जन्मदिवस है, तुम्हारा नाम क्या है, कमल किशोर। इस अवसर पर बधाई देते हुए अपने मित्र को लगभग 60 शब्दों में शुभकामनाएं संदेश लिखिए। 60 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखना है, किसके लिए, जन्मदिवस पे। किसके जन्मदिवस पे, अपने मित्र को। चलो तो उसके लिए ऐसा एक बॉक्स बना देना अपनी कॉपी पे, एक बिल्कुल साफ पेज ढूंढना, ऐसा एक बॉक्स बना देना, ठीक है। अब क्या करना है, बॉक्स में ऊपर हेडिंग डालनी है कि जन्म दिवस के बधाई हेतु शुभकामना संदेश। और फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले रहेगा ये 2 चीज़, क्या है, ऊपर डेट, नीचे टाइम। कैसे लिखोगे, दिनांक 30 अगस्त 20XX, समय 2 बजे दोपहर या 3 बजे शाम या 5 बजे शाम, ठीक है, शाम या दोपहर ऐसे मेंशन कर दोगे। और फिर चाहो तो ऐसे इसके बाद एक लाइन ऐसे छोड़ सकते हो और स्टार्ट कर दो यहाँ से, ये प्रिय मित्र, बहुत छोटा लिखना है उसके बाद, बहुत छोटा, कोई बॉडी और ये सब की जरूरत नहीं है, बॉडी कंक्लूजन की, बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ में। कल आपका जन्मदिवस है, अतः आपके जन्मदिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से सदैव यही कामना करता हूँ कि आपके जीवन फूलो फलो महकते रहो, अच्छी लड़की पड़ जाए तुमसे, और खुशियाँ आगे बढ़ो, खुशियाँ हमेशा तुम्हारे कदम चूमे, तुम निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहो और सफलता प्राप्त करो। ये लाइन याद कर लो, तुम निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहो और सफलता प्राप्त करो। ये लाइन हर संदेश में डाल सकते हो। तुम्हारा मित्र कमल किशोर, 2 टाइप के संदेश होते हैं। ये कौन सा था, शुभकामना संदेश, खुशी का संदेश। एक होता है शोक संदेश, तो उसमें थोड़ा सा सैड होकर दुख के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा अपना शोक संदेश, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है कि नेक्स्ट क्या है। जैसे अगर मैं तुम्हें शोक संदेश का एग्जांपल दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो स्टार्ट कैसे किया, शोक संदेश, दिनांक लिख दिया, टाइम लिख दिया, फिर मान्यवर, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। कैसे स्टार्ट करोगे, इस लाइन से, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है क्या, मेरे दादाजी मनोज तिवारी, वाह वाह वाह, मनोज तिवारी जी आ गए, का स्वर्गवास, दिनांक इतने का हो चुका है, अब उसके लिए जो आगे का कार्यक्रम होता है उसके लिए तुमने लिखा है शोक संतृप्त, शोक संतृप्त, क्या लिखा उसके नीचे, स्वाति गर्ग तथा समस्त परिवार। इसका मतलब क्या है कि हम बहुत दुख से ये बता पा रहे हैं आपको, ये वर्ड इंपॉर्टेंट याद कर लो। चलो इसी तरह का एक चीज है, बहुत सिंपल सी चीज, सूचना लेखन। 60 शब्दों में लिखनी होती है सूचना, ठीक है। फॉर्मेट देख लो, बहुत सिंपल, ऊपर डालोगे सूचना, यहाँ लिखोगे अपना पता, एड्रेस कि कहाँ पे हो, ठीक है, कहाँ से लिख रहे हो सूचना, और फिर डालोगे डेट 15 जनवरी। इसका फॉर्मेट याद रखना, 15, फिर मई जनवरी जो भी है वो, फिर एक कॉमा, फिर 20XX जैसा हमने लेटर में देखा, फिर बिल्कुल एक पैराग्राफ में सिंपल सा लिख दिया। और नीचे तुम कौन हो, अपनी पोस्ट लिखनी होगी या फिर नाम, ठीक है, अधिकतर में पोस्ट ही लिखनी है।
अगर तुम एज अ पद लिख रहे हो, प्रधानाचार्य हो, सहायक अध्यापक हो या फिर थानाध्यक्ष हो, जो भी हो, और ये लाइन बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय परिसर के बाहर अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा जो खाद्य वस्तुएं बेची जा रही हैं वे स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हैं, इससे छात्रों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हुई हैं, अतः आप सभी से नम्र निवेदन है कि इन खाद्य सामग्रियों का सेवन ना करें। मतलब बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है, ये तुम अपने सामने देखो, देख सकते हो। ये एक और सूचना लेखन, ये सबका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि एज एन एग्जाम्पल तुम समझ सको कि कैसे लिखना है, डेट लिखनी है और क्या करना है। फॉर्मेट मैंने ऊपर बता दिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चीज। ईमेल लेखन पे अब तुमने कभी ना कभी तो किसी ना किसी को ईमेल लिखा ही होगा। मुझे ही लिखे हैं कई लोग यार ईमेल, तुम लोग लिखते रहते हो। अब ईमेल लेखन तुम मुझे जो लिखते हो ना, इसके जगह इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो यार, इजिली पढ़ लूंगा, पढ़ले.अक्षय पे जाकर। खैर, अपना प्रमोशन इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक बार रीड करो कैसे आएगा। आप पवन कुमार हैं, राजेंद्र नगर के निवासी हैं। आपके बिजली के बिल में अधिक राशि आई है जो पिछले महीनों से बहुत अधिक है। इसके लिए कार्यपालक अभियंता को बिजली के बिल संबंधी शिकायत के लिए लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखें। तुम्हारे यार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है। अब इसके लिए तुमने क्या करना है, कंप्लेन करनी है। किसको? कार्यपालक अभियंता को, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करोगे? ये जो मैंने यहाँ पे लिया, ये तो पूरा एक्जैक्टली फॉर्मेट ले लिया जैसा होता है किसमें, मेल में। मेल तुम करोगे ना, किसी को तो ऐसा होता है, टू लिखता है, सब्जेक्ट लिखता है, फिर इंसर्ट वगैरह, लेकिन ये सब काटो, हमें वहाँ पे सब ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है ना ही ये सेंड बटन और डिस्कार्ड बटन। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर क्या लिखना है, ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ राइट साइड पे क्या लिखना है, खाली 3 चीज़। क्या क्या 3 चीज़? प्रेषक, क्या है, प्रेषक, प्रेषिती या प्रेषिता, और विषय। क्या मतलब है इसका? प्रेषक का मतलब होता है सेंडर, और सेंडर में अपना नाम नहीं लिखना है, अपना ईमेल आईडी लिखना है। क्या लिखोगे? जैसे मेरा अगर अक्षय लिखना होगा तो अक्षय@gmail.com, कुछ भी ऐसे रैंडम लिख दिया। फिर उसके बाद प्रेषिती क्या रहेगा? प्रेषिती होता है रिसीवर। तो अब रिसीवर क्या दिया यहाँ पर लिखा है बिजली के बिल में लिखना है, तो यहाँ पर कुछ भी लिख दो, कुछ भी वैसा बना के कि बिल दिल्ली 7@gmail.com। फिर विषय का मतलब होता है टॉपिक या फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत छोटा सा लिखोगे। क्या है सब्जेक्ट? अत्यधिक राशि के, क्या लिखा है, अत्यधिक, अरे यार थोड़ी गंदी राइटिंग है, लिख देना अत्यधिक बिजली बिल के संदर्भ में। ये याद रखो, संदर्भ में। संदर्भ में का मतलब होता है उसके रिलेशन में, अत्यधिक बिजली बिल के संदर्भ में। क्या क्या लिखना है? सिर्फ ये 3 चीज। अब बस इस 3 चीज के नीचे एक लाइन छोड़ देना और यहां से स्टार्ट कर देना। कैसे स्टार्ट करोगे? सेवा में। कैसे? सेवा में कार्यपालक अभियंता, बिल्कुल वैसे जैसे तुम क्या करते हो, जैसे लेटर में लिखते हो, सेवा में कार्यपालक अभियंता विद्युत वितरण बोर्ड। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ सकते हो और यहां से लिख देना अगला महोदय। वो मेल है इसलिए महोदय, महोदय कुछ भी लिख सकते हो। फिर बहुत शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में, ये बहुत ही शॉर्ट रहना चाहिए क्योंकि ये ईमेल राइटिंग बहुत ही फॉर्मल राइटिंग होती है, बहुत शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। मैं राजेंद्र नगर का निवासी हूँ, मेरे घर का बिल लगभग 800 रुपये प्रति माह आता है। कितना मेरा आता था बिल? इस बार यह बिल बहुत ज़्यादा आया। कितना है? 2400 रुपये आ गया है, जिससे मैं परेशान हूँ। मेरे घर की बिजली खपत में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई है, अतः इतने अधिक बिल का कोई कारण समझ नहीं आ रहा है। इस अत्यधिक राशि के बिल का भुगतान करना मेरे लिए संभव नहीं है। देखो कितनी सिंपल तरीके से बताया गया। ये नहीं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, ये सब नहीं। बता दिया कि भाई मेरे यहाँ 800 आता था लेकिन आपकी बात ज़्यादा आ गया है, जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, जल्दी बताओ चलिए क्या करना है। आपसे प्रार्थना है कि आपका संशोधित बिल भेजें ताकि मैं समय पर भुगतान कर सकूँ। मतलब कि कृपया संशोधित बिल भेजें, इसका मतलब होता है कि सही बिल भेजें ताकि मैं भुगतान कर सकूँ, क्योंकि ये तो बिल गलत आ गया है, इतना बिल का मैं भुगतान नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके नीचे धन्यवाद भवदीय, क्योंकि ये मेल है, फीमेल होती तो भवदिया, और नीचे पवन कुमार, ठीक है, जो भी नाम है। अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो क्या का खा गा। क्या फॉर्मेट है? देखो ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है फॉर्मेट? अरे कुछ फॉर्मेट नहीं यार, यहाँ पे 3 चीज लिखनी है, प्रेषक, प्रेषिती, विषय। फिर यहाँ से स्टार्ट कर देना लेटर के जैसा बिल्कुल, सेवा में कार्यपालक अभियंता, फिर उसके बाद महोदय, फिर उसके नीचे धन्यवाद भवदीय पवन कुमार। चलो उसी तरीके एक और सैंपल के लिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो। ये पूरा बॉडी है, इसके ऊपर जो फॉर्मेट रहता है क्या रहता है? सेंडर, रिसीवर और सब्जेक्ट यानी विषय। अब हम आ जाते हैं अलंकार पे। वैसे तो यार अलंकार बहुत सारे हैं। अलंकार के 2 टाइप हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जिसके अंदर काफी सारे अलंकार आते हैं, लेकिन हमें ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। हमारे सिलेबस में इस बार सिर्फ और सिर्फ 4 अलंकार आ रहे हैं। देखो कौन कौन से। पहला है ये श्लेष अलंकार आएगा, और इधर से आ रहे हैं बाकी 3 जो कि हैं उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। कौन कौन सा? उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, ठीक है। सिर्फ ये 4 आएंगे, यही 4 ऑप्शंस में दिए रहेगा एमसीक्यू में, और पूछ लेगा इन चारों में से कौन सा अलंकार है। तो जरा एक बार समझ लेते हैं ट्रिक एक बार, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें बाकी सारों को बता देता हूं। अनुप्रास में क्या होता है? अल्फाबेट रिपीट होते हैं, कोई भी अल्फाबेट रिपीट होता है, ठीक है। यमक में क्या होता है? डिफरेंट मीनिंग होती है सेम वर्ड की। एक सेम वर्ड होता है जो सेंटेंस में, यहां पे मैंने लिखा है 2, यहां पे क्या लिख रखा है मैंने? 2 ब्रैकेट में, जो 2 बार आता है और वो क्या करता है? रिपीट होता है, लेकिन उसकी मीनिंग क्या होती है? डिफरेंट होती है सेम वर्ड की। अब श्लेष समझो तो सिलेबस में आने वाला है। श्लेष क्या है? यहां पर मल्टीपल मीनिंग होती है किसी एक शब्द की, और यहां मैंने ब्रैकेट में लिखा है 1।
तो यानी कि ये सिर्फ एक ही बार आता है पूरे सेंटेंस में, अभी हम देखेंगे कैसे। और यहाँ पे उपमा का मतलब है कंपैरिजन करना, और उस सेंटेंस में तुम्हें मिल जाएगा ये वर्ड सा। रूपक में एडजेक्टिव लगाना होता है, और वहां पर ये मिल जाएगा योजक का साइन, जिसको क्या बोलते हैं डैश, ये वाला डैश, ये डैश साइन मिल जाएगा। और अब सुनो जो सिलेबस में आएगा, सिलेबस में क्या आएगा, श्लेष, जिसका मैंने बता दिया मल्टीपल मीनिंग होगी एक ही शब्द की, जो सेंटेंस में सिर्फ एक बार आएगा, ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में क्या होता है यार, ट्रिक समझ लो कि वहां सेंटेंस में तुम्हें ये सारे वर्ड्स दिखेंगे। कौन कौन से, ये सारे वर्ड्स जो लिखे हुए हैं देखो, मनु जनु मनहु जनहु, ऐसे करके वर्ड लिखे होंगे, मनु जनु मनहु जनहु मनहो जनहो, मन मन जन जन, ऐसे ऐसे करके टर्म्स आएंगे। फिर वहीं अतिशयोक्ति में क्या होता है, अतिशयोक्ति में होता है यार फ्लेक्स करना, फ्लेक्स करना यानी कि फेंकना। जब भी हम कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, बहुत ज्यादा फेंकते हैं कि अरे मेरे पास तो इतनी ताकत है कि मैं तेरी बंदी को एक बार में सेट कर लूं, किधर है किधर है, तो ये सब फेंकने वाली चीजें ना यार अतिशयोक्ति में, तो ये सारी फेंकने वाली चीजें आएंगी इसमें। अभी हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल से, बस मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूं। वहीं उसके बाद मानवीकरण, जो ये भी सिलेबस में अपने इसमें होता है मानव बना देना, और ये क्या लिखा है मैंने, जंगली से इंसान, यानी जंगली चीजों को भी इंसान बना देते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों को इंसान के तरह जहां पर यूज करते हैं वहां होता है मानवीकरण। अब आओ चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स कि हम प्रैक्टिस से कैसे इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो आओ, सबसे पहला इस तरह से आएगा कि निर्देश अनुसार, क्या आएगा, निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कोई 4 कीजिए। 5 में से 4 करने को आएगा, हम तो 5 करेंगे, हमें प्रैक्टिस करनी है। देखो ध्यान से, पहला वाला पढ़ो, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब इस दोहे में कौन सा अलंकार है, ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन हमारे पास सिर्फ यही 4 रहेंगे हमेशा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, ठीक है। सिर्फ यही 4 ऑप्शन रहेंगे क्योंकि यही 4 इस बार के सिलेबस में है। श्लेष मैंने बताया था क्या होता है, जहां पर कोई एक वर्ड एक ही बार आता है जिसकी मीनिंग क्या होती है, अलग अलग होती है, मीनिंग अलग अलग होती है, 2 मीनिंग होती है या 2 से अधिक मीनिंग होती है। उत्प्रेक्षा क्या होता है, उत्प्रेक्षा में कुछ वर्ड आते हैं जैसे कि मनु जनु मनहु जनहु, ठीक है, ऐसे वर्ड आते हैं। देखो मन और जन, ये टर्म कहीं भी मिल गया तो वो क्या होगा, अतिशयोक्ति। मानवीकरण में क्या होता है, किसी को हम ह्यूमन बना देते हैं, इंसान। और अतिशयोक्ति में क्या होता है कि हम जब बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं, यानी कि फ्लेक्स करते हैं, यानी कि फेंकते हैं, FEKTE, फेंकते हैं जब, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, सुनो, सबसे पहले इन चारों में से अगर तुम्हें ढूंढना है ना, तो मैं तुम्हें एक ऑर्डर दे रहा हूं। सबसे पहले, ऑर्डर मतलब कि आदेश नहीं, ऑर्डर मतलब कि सीक्वेंस। सबसे पहले देखना उत्प्रेक्षा है कि नहीं, फिर देखना मानवीकरण है कि नहीं, अगर ह्यूमन जैसा ट्रीट करेंगे, और फिर देखना अतिशयोक्ति है कि नहीं। और अगर ये तीनों ही नहीं रहा तो फिर आखिर अपना बचता है श्लेष, ठीक है। क्या टेक्निक बताई, पहले हम देखेंगे उत्प्रेक्षा है कि नहीं, फिर देखेंगे मानवीकरण है कि नहीं, U से उत्प्रेक्षा, M से मानवीकरण, फिर देखेंगे A से अतिशयोक्ति, और फिर S यानी कि उमस। इस सीक्वेंस में हम बढ़ेंगे। तो पहले देखो उत्प्रेक्षा है कि नहीं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब मैंने बोला था ना कि मन जन मानु जानू मानो जानो मनहु जनहु, जहां भी आए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां पर दिख गया मानो, ठीक है, कोई भी टर्म आ जाए, मानो जानो मनहु जनहु, तो वहां पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, ये इसको मैं मार्क कर लेता हूं, इसको हम बाद में करेंगे। खा को नीचे वाले पे आ जाओ, गा पे, ठीक है। जिस सीक्वेंस में तुम्हें समझाना चाह रहा हूं प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रख के उसको समझो। गा वाला पढ़ो, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए ए सोए, ठीक है। अब यहां पर बताना है कि कौन सा है, और हमने क्या बताया था, कैसे चेक करना है, UMAS, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लो, हसमुख हरियाली हिम आतप, ठीक है, हसमुख हरियाली है, ठीक है, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। अब देखो यार, सबको पता है कि इतनी हिंदी हमें आती नहीं है, लेकिन कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना। हसमुख यानी कि स्माइल, फिर हरियाली, फिर सुख से अलसाए सोए, अलसाए सोए यानी कि सो रहे हैं आलस से, ठीक है। ये सब समझ में आ रही है ना। अब चेक करो उमस वाले सीक्वेंस में, यू यानी कि उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में मनहु जनहु मानो जानो ऐसे शब्द होते हैं। क्या इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी ऐसा कोई शब्द है, नहीं है, तो बस कट कर दो, उत्प्रेक्षा नहीं है। फिर क्या करना है, मानवीकरण। अब मानवीकरण चेक करो, मानवीकरण में होता है जब भी हम किसी सेंटेंस में इंसान वाली फीलिंग दें कि जो काम इंसान करते हो या जो क्वालिटीज इंसान की हो, तो हसमुख यानी हंसना, फिर अलसाए से सोए, आलस आकर सोना, ये सब किसके काम है, हम इंसानों के ही तो काम है ना। तो यहां पर क्लियरली दिख रहा है हमें कि यहां पर मानवीकरण अलंकार है। और अगर तुम्हें मैं अर्थ बताऊं तो इस सेंटेंस का अर्थ होगा, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए।
इसका मतलब है यार देखो, हिम और आतप, आतप का मतलब धूप, दोनों के दोनों अलसाए हुए हैं और सो रहे हैं। हिम यानी पहाड़ और धूप दोनों अलसा गए हैं और सो रहे हैं, ठीक है। तो ये पहाड़ और धूप को दोनों को हमने इंसान की तरह कंपेयर कर दिया, क्योंकि इंसान ही अलसा कर सोते हैं, इसलिए यह थर्ड मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट नीचे आ जाओ अगले पे, घा पे। अब घा मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद समझाता हूं, जिस सीक्वेंस में समझा रहा हूं प्लीज उसमें समझते आओ। आखिरी वाले पे आओ, ये 5th वाले पे, इसको पढ़ो। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, क्या लिखा है? अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन असलित व्योम रोले। अब सेंटेंस और ये दोहा पढ़ते ही तुम्हें आ रहा होगा यार कि इतनी कठिन कठिन मीनिंग हम कहाँ से लाएं, लेकिन यहाँ पे कठिन मीनिंग छोड़ो, यहाँ पर थोड़ा बस ध्यान दो, एक आध वर्ड अगर समझ में आ रहा हो। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, ठीक है, या प्रलय के आंसुओं से मौन असलित व्योम रोले। क्या हो रहा है? हिमगिरी का मतलब तुम समझ रहे होगे ना कि पहाड़। तो यहां पर बात यह है कि हिमगिरी को दिखाया जा रहा है कि उसमें कंपन हो रही है, ठीक है। अचल हिमगिरी यानी कि पहाड़ के हृदय में आज कंपन हो रही है, यानी कि वो क्या हो रहा है? यानी कि वो घबरा रहा है, ठीक है, घबरा रहा है या फिर वो डर रहा है। किसको डराया जा रहा है? किसको घबराया जा रहा है? पहाड़ को। हिमगिरी का मतलब क्या है? पहाड़, ठीक है। और कभी भी पहाड़ को तुमने डरते हुए देखा है? तो ये क्या हो गया? अरे उसी सीक्वेंस में चलोगे ना UMAS में तो समझ जाओगे। देखो उत्प्रेक्षा यहाँ पे है नहीं क्योंकि मनहु जनहु है नहीं, फिर आ गया सेकंड अपना मानवीकरण, और क्लियरली यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ को कैसा दिखाया गया है कि उसके हृदय में आज कंपन है, यानी कि वो डर रहा है। और यहाँ पे आगे दिया गया है अलसित व्योम रोले, यानी कि रोने की भी बात की गई है। अब तुमने क्या क्या देखा अभी तक? अभी तक हमने देखा है सिर्फ और सिर्फ 2 ही अलंकार, जो थे कौन से? उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। अभी हमने ध्यान से समझना है अतिशयोक्ति और श्लेष अलंकार, ठीक है। आ जाओ नीचे जहां पर हम और अलंकार देखेंगे और अलंकार समझेंगे, अतिशयोक्ति भी और श्लेष अलंकार भी। चलो, हनुमान की, क्या लिखा है? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। क्या मतलब? ये तो हम सबको पता है ना, जिसने भी रामायण देखा या कार्टून में भी देखा है कि हनुमान जी तो थे ना, उनकी पूंछ में आग तक नहीं लग पाई थी और वो जाकर पूरे के पूरी लंका में तबाही मचाकर चले आए और सारे निशाचर यानी कि जो दानव हैं वो भाग गए, ठीक है। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और सारी लंका जल गई, ये इस सेंटेंस में कहा जा रहा है। लेकिन जिसने भी रामायण देखी है, थोड़ा बहुत भी मालूम है, तो यार बिना आग लगे कैसे तुम लंका जला दोगे? हनुमान जी की पूंछ में तो आग लगी थी ना, तभी उन्होंने लंका जलाई थी। तो यहां पर बहुत ज्यादा बात बढ़ा चढ़ाकर की जा रही है ना। अरे यार अगर कुछ ना समझ आया करे, इसी सीक्वेंस में आ जाया करो, उमस में, ठीक है, इसी सीक्वेंस चलना है। UMAS तो क्या मनु जनु है कहीं पे? हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, सगरी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। यू है कहीं पे? उत्प्रेक्षा नहीं है। फिर M मानवीकरण, क्या यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है? किसी को ह्यूमन जैसा दिखाया जा रहा है? पहली बात, अगर ह्यूमन जैसा दिखाना है तो किसको दिखाएंगे हम? प्लांट को दिखाएंगे ना, प्लांट को, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग। यहाँ पे कोई नॉन लिविंग थिंग ही नहीं है, यहाँ पे हनुमान जी की बात की गई है, ठीक है। तो मानवीकरण भी कट गया। फिर बचता है A अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब है बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करना। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, आग लगी नहीं, फिर भी लंका जल गई। तो यही तो है बढ़ा चढ़ाकर बात करना, जिसको हम बोल रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार। फिर एक बार ऊपर आओ और क्वेश्चन देखो, साथ में प्रैक्टिस करो। चलो, यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर, छोटी गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। क्या मतलब? अरे यार थोड़ा सा एक बार पढ़ो और बस 3-4 चीजें ढूंढनी है तुम्हें। मैंने जो सीक्वेंस बताया, इस सीक्वेंस में जो चीजें उसको ढूंढो। यू में मैंने कहा है कि मनहु जनहु ढूंढो, मानवीकरण में मैंने कहा है कि ये ढूंढो क्या इंसान जैसा कुछ है, अतिशयोक्ति मैंने ये कहा है कि ये देखो क्या बढ़ा चढ़ाकर बात हुई है। फिर श्लेष को भी हम एंड में देखेंगे क्या होता है। तो देखो यहां पर पहले यू से देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु जनहु होता है, वो यहां पर है। या हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। नहीं, मनहु जनहु कुछ नहीं है, तो उत्प्रेक्षा कट गया। फिर M मानवीयकरण अलंकार। यहां पर देखो क्या इंसानों जैसा किसी को कंपेयर किया गया है। अब मैंने तुम्हें ये बताया था कि इंसानों जैसा कंपेयर किसको करते हैं? नॉन लिविंग थिंग को। किसको? नॉन लिविंग थिंग्स को। यहां पर देखो, या हरा ठिगना चना, चना की बात हो रही है जो नॉन लिविंग थिंग है। बांधे मुरेठा शीश पर, शीश यानी सर पे, छोटे गुलाबी फूल। अब फूल, चना, मैंने बताया था ना पेड़ पौधों की बात होगी, खाने पीने की बात, तो ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग। फूल कर सजकर खड़ा है। अब सज कर कौन खड़े होते हैं? हम ह्यूमंस, ना कि पेड़ पौधे। तो इसको ह्यूमन से कंपैरिजन किया गया है, इसलिए यहां पर है मानवीकरण अलंकार। देन ऊपर आ जाओ,
एक बार अच्छे से क्लियर कर लो हर एक अलंकार। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। ठीक है, ये जो गंदी सी राइमिंग है ना, इस पर ध्यान मत दो, हमें सिर्फ अपना जो मैंने बताया वो ढूंढना है। उमस, UMAS। सबसे पहले देखो क्या यू वाली चीज़, यानी कि मनहू जनहू ऐसा कुछ है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, कुछ भी नहीं है, उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा। फिर M मानवीकरण, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है मानवीकरण में कि जो नॉन लिविंग थिंग होगी उसे ही तो ह्यूमन जैसा दिखाएंगे। तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही। ठीक है, अंबर पनघट में डूबो रही, और इसके आगे लिखा है तारा घट उषा नागरी। तो सुनो, यहां पर उषा को नागरी होने पर और घट को अंबर पनघट में डुबोने की बात की गई है। ठीक है, क्या लिखा है, अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर क्या है, आसमान, जिसको पनघट में डुबोने की बात की जा रही है। और ये क्या है, क्लियरली दिखा रहा है मानवीयकरण अलंकार, ऑप्शन 3। अगर नहीं समझे मानवीकरण अलंकार तो एक बार मैं तुम्हें श्लेष समझाता हूं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ऊपर देखो एक बार क्या है, इसको पढ़ो। पानी गए ना उबरय, मोती मानुष चून। अब सुनो, अब मैं आ जाता हूं, तीनों अलंकार हमने देख लिए, श्लेष नहीं देखा था। तो श्लेष की ट्रिक क्या है कि कोई भी सेंटेंस होगा ना, उसमें तुम्हें यह देखना है कि कुछ कुछ वर्ड्स साथ में लिखे होंगे। जैसे कि 2-3 वर्ड्स की बात कर रहा हूं, 2-3 वर्ड्स क्या होंगे, बगल बगल लिखे होंगे, एडजेसेंट लिखे होंगे। क्या लिखे होंगे, एडजेसेंट, यानी साइड बाय साइड। जैसे देखो यहां पे पानी गए ना उबरय कॉमा मोती कॉमा मानुष कॉमा चून, तो मोती मानुष चून ये 3 बगल बगल में लिखे हुए हैं ना। इसका अगर तुम्हें मैं मतलब समझाऊं तो यहां पर वही जो हमने क्या पढ़ा था कि श्लेष अलंकार होता है वो जहां पर एक वर्ड एक ही बार यूज होता है, लेकिन मीनिंग उसकी अलग अलग होती है, अलग अलग वर्ड्स के लिए। अरे यार नहीं समझ में आ रहा तो देखो, बस इतनी सी जानो कि एक वर्ड होता है जिसकी मीनिंग अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग होती है। अब वही जो अलग अलग वर्ड है ना, वही 2-3 वर्ड क्या होते हैं, साइड बाय साइड लिखे होते हैं। जैसे यहां पे है मोती मानुष चून और पानी गए ना उबरय। ये पानी ऐसा वर्ड है जिसका अलग अलग मीनिंग है, मोती के लिए भी, मानुष के लिए भी और चून के लिए भी। मोती के लिए पानी का मतलब है चमक, मनुष्य के लिए पानी का मतलब है प्रतिष्ठा, सम्मान, और चून यानी चूने के लिए पानी का मतलब है जल। ठीक है, नॉर्मल पानी। तो तुम्हें अगर श्लेष अलंकार पहचानना है तो क्लियर टेक्निक है, 2-3 वर्ड ऐसे बगल बगल में लिखे होंगे। तो यहां पे क्या है, श्लेष अलंकार। ठीक है, एक बार उसके ऊपर जो है ये भी पढ़ लो। कहती हुई, क्या लिख रखा है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के करणों से पूरा मानो हो गए पंकज नए। अब देखो सिर्फ पढ़ते ही मुझे मालूम पड़ गया कि कौन सा अलंकार है, क्योंकि मुझे एक टर्म मिल गया ना, इसीलिए मैंने तुमसे बोला उमस में चेक करो, UMAS। यू क्या उत्प्रेक्षा, और यहां पे क्या दिख गया, मानो। तो मानो, जानो, मनहू, जनहू, मां और ना ये टर्म के कोई भी वर्ड यूज होंगे, मनहू, जनहू, मानो, जानो, मनु, जनू, वहां पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, चलो अब हमने जो एक और प्रैक्टिस की थी ये, इसमें मैंने 2 चीज छुड़वाई थी ना, खा और गा वाला। तो खा वाला एक बार आप पढ़ो। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देह। ठीक है, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई, ये है खा। और घा क्या है, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारी हूं और सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, मैंने बोला उमस में चेक करने को UMAS। यू के लिए मनहू जनहू चाहिए, क्या यहां पे मनहू जनहू है, नहीं है। फिर M मानवीकरण, क्या यहाँ पे मानवीकरण की बात हो रही है। ठीक है, मानवीकरण यानी कि इंसान जैसा किसी को दिखाया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। एक बार रीड करोगे समझ में आ जाएगा। फिर A अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर बात करना, तो चरण धरत चिंता करण चितवत चारी ऊर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तीनों चीज देखने से पहले ही हमें एक चीज मिल गई जो मैंने श्लेष का बताया था कि साइड बाय साइड 2-3 वर्ड यूज होंगे, और यहां पे मिल गया कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, मिल गया। तो ये क्या है, क्लियरली श्लेष अलंकार। अब एक आध एक्सेप्शन ऐसा आएगा जहां पे 2 वर्ड यूज होंगे और तुम्हें उसे पहचानना होगा। जैसे यहां देखो, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई। बलिहारी नृपकूप, नृपकूप ये बिल्कुल अलग अलग मीनिंग के वर्ड है। नृपकूप, नृप क्या है, राजा, और कूप क्या है, कुआं। ठीक है, तो 2 अलग अलग मीनिंग के वर्ड, इनका कोई मतलब ही ना आपस में, वो यूज हो रहे हैं। जैसे यहां पर भी देख लो, यहां पर क्या है, कवि व्यभिचारी चोर, इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन है या कोई एडजेक्टिव है किसी भी चीज का, नहीं। और यहां पर भी नृपकूप,
निप मतलब राजा, कूप मतलब कुआं। तो यहां पर क्लियरली क्या है, श्लेष अलंकार। इस तरह से भी मार्क कर सकते हो। अगर लेकिन तुम चेक करोगे कि उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, अतिशयोक्ति है, तो ये तीनों नहीं निकलेगा और आखिरी में जो बचेगा वही मार्क करना होगा, जो है श्लेष अलंकार। तो हमने चारों श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति चारों को समझ लिया है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चैप्टर्स। वाक्य का है पहला क्वेश्चन, हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। अब इसमें करना क्या है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। वाक्य के भेद रचना के आधार पर कितने होते हैं, सबसे पहले ये जान लो यार। 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्र, संयुक्त। सरल वाक्य जैसा कि सरल है तो उसमें क्या होता है, बस एक सेंटेंस, एक वाक्य होता है जो अपने आप में संपूर्ण अर्थ दे रहा होता है। यानी कि अब हम ट्रिक्स समझेंगे कि कैसे पहचानते हैं, पहले थोड़ी सी बातें जान लो। ये हो गया सरल वाक्य जो अपने आप में संपूर्ण अर्थ दे। मिश्र वाक्य होता है जो 2 टुकड़ों से बना हो, यानी कि 2 छोटे छोटे वाक्यों से बना हो जो संपूर्ण अर्थ अलग अलग ना दे पा रहे हो। उसमें से एक हिस्सा जो एक टुकड़ा है वो तो संपूर्ण अर्थ अगर दे भी पा रहा हो संपूर्ण अर्थ, तो जो दूसरा वाला है उसका कोई मतलब ना निकल रहा हो पहले वाले के बिना, ऐसा मिश्र वाक्य। तीसरा संयुक्त वाक्य, जहां पर वो भी 2 छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर बना हो और दोनों अलग अलग भी अपना अपना अर्थ दे पा रहे हो। अब ये कोई अर्थ हो तो तुम समझ पाए या नहीं समझ पाए। अब ट्रिक पे आते हैं कि क्या वो ट्रिक है जिससे हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें ध्यान देना है कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं। सरल वाक्य में कोई ऐसा स्पेशल वर्ड नहीं है, नॉर्मल एक सेंटेंस लिखा होगा। बट मिश्र वाक्य में कुछ वर्ड्स यूज किए गए होंगे, जैसे कि जैसा, तैसा, जैसे, वैसे, जब ही, तब ही, ज्यों, त्यों। तो ये जो राइमिंग वाले वर्ड हैं जिससे 2 वाक्यों के टुकड़ों को कनेक्ट करके एक वाक्य बनाया जाएगा, उसे हम कहेंगे मिश्र वाक्य। वर्ड्स लिख लो, ये वर्ड्स देखकर तुम पहचान जाओगे। संयुक्त वाक्य में रहेगा इसी तरह से, उन 2 वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन पढ़ा था ना बचपन में, इंग्लिश में बचपन में कंजंक्शन पढ़ा था, एंड, बिटवीन, बिकॉज। तो उसी तरह से यहां पर क्या रहेगा वो हिंदी में, तथा, और, लेकिन, किंतु, परंतु। बस तुम समझ गए हो ट्रिक। यहां पर ट्रिक यही है, बड़ी सिंपल सी। सरल में कोई शब्द नहीं देखना है, मिश्र में देखना है ज्यों, त्यों, जैसे, तैसे, ऐसे, वैसे, जब, तब। संयुक्त में और, लेकिन, किंतु, परंतु। तो अब देखते पहले इस एग्जाम्पल में क्या है, हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। और वर्ड आ गया तुरंत ही, मैंने बताया संयुक्त वाक्य। मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, इसमें से पहचानना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। पहला पढ़ो, मैंने एक वृद्ध की सहायता की। कोई स्पेशल वर्ड मिला? कौन सा स्पेशल वर्ड? नहीं, वो तुम्हारे 3 स्पेशल वर्ड्स नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर स्पेशल वर्ड मैं बोल रहा हूं, मिश्र वाक्य में कौन सा स्पेशल वर्ड बताया था, जो, तो, जैसा, तैसा, जब, तब। जो मिल रहा है ना यार दूसरे वाले सेंटेंस में। देखो, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। बिल्कुल मार्क करो, यही आंसर है। थर्ड पढ़ो, प्रयश बाजार गया, वहां से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? यानी कि ये जो वाक्य है, जो सभी वाक्य है जिस भी टाइप का, इसको संयुक्त वाक्य में रूपांतरण यानी कि बदलना है, चेंज करना है। अब चेंज हमें नहीं करना है। सबसे पहली बात तो क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से तो एक सही है, यानी कि चेंज हुआ दिया गया है। बस इन 4 ऑप्शनों में से हमें पहचानना है कि कौन सा वो सही ऑप्शन है। और पहचानने के लिए मैंने यार तुम्हें पहले बताया है वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स का ध्यान देना। जो, तो, जैसे, तैसे रहेगा तो तुम्हारा मिश्र वाक्य, और, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारे वर्ड्स रहेंगे तो संयुक्त। तो यहां पर देख लो संयुक्त कौन सा होगा जिसमें और होगा। पहला एग्जाम्पल दिख रहा है, प्रयास बाजार गया और वहां से सेब लाया। मार्क करो, यही है सही आंसर। 4th, जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। रेखांकित उपवाक्य का भेद क्या है? अब ये उपवाक्य वाला कॉन्सेप्ट हम आगे समझेंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो वाक्य चैप्टर का। निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य में मैंने बताया कोई स्पेशल वर्ड नहीं मिलेगा। पहला देखो, पढ़ो, प्रातःकाल हुआ और सूरज की किरणें, और आ गया स्पेशल वर्ड कौन से वाले का? संयुक्त वाक्य का। फिर दूसरा, जब प्रातःकाल हुआ, जब ये कहां पर था? मिश्र वाले में था ये वर्ड, मैंने बताया था। सी पढ़ो, प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, यहां पर कोई भी स्पेशल वर्ड नहीं है। डी में जैसे ही, मैंने बताया था जैसे ही, तैसे ही, ये सारे वर्ड्स मिश्र में। तो सी को मार्क करो यार, काफी आसान सा, सिंपल सा, सरल वाक्य। 6th क्वेश्चन पढ़ो, खिलौना मिलते ही बच्चा चुप हो गया। अब कौन सा ऐसा खिलौना है जो मिलते ही वो चुप हो जा रहा है, ये हमें नहीं जानना है। हमें यह बताना है कि कौन सा वाक्य है। खिलौना मिलते ही बच्चा चुप हो गया, सरल वाक्य है यार, बिल्कुल ही। देख लो यहाँ पर कोई स्पेशल वर्ड का यूज नहीं है, सरल। मार्क करो, नीचे आओ। वह घर गया और उसने भोजन किया, और वर्ड आ गया तुरंत संयुक्त वाक्य, मार्क करो।
आई होप तुम समझ रहे हो तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट में बताना ये ट्रिक्स काम कर रही हैं या नहीं तुम्हारे लिए। क्वेश्चन 8, नीरज ने जो पुस्तक मांगी थी कॉमा वह उसे मिल गई। अब इसमें क्या होगा यार, दिख गया यार, मुझे साफ साफ दिख रहा है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? मैजिक वर्ड। कौन सा मैजिक वर्ड था? नीरज ने जो। अब जो तो जैसे तैसे ये सब कहां होता है? मिश्र वाक्य में। लिख लो, दिमाग में लिख लो ये बातें। 9th क्वेश्चन पे आ जाओ, मिश्र वाक्य मार्क करो। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? वही जितने वर्ड्स तुम्हारे होते हैं ना, मैजिकल वर्ड्स, वही लफड़े वाले, वही 3 रचना के आधार पर 3 भेद। 10th क्वेश्चन पे आ चुके हो तुम, अचीवमेंट है यार तुम्हारे लिए। 10th क्वेश्चन है, यह आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है। अब सबसे पहले समझ लो ये आश्रित उपवाक्य वाला कॉन्सेप्ट क्या है। आश्रित उपवाक्य क्या होता है? देखो, वाक्य मैंने बताया था ना शुरू में समझाने के लिए कि वाक्य के 2 टुकड़े होते हैं, वो जुड़ के बने होते हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो वो जो टुकड़े होते हैं वही होते हैं उपवाक्य। ठीक है, अब वो हो गए उपवाक्य। तो एक टुकड़ा मैंने बताया था मिश्र वाक्य में जो अपने आप में अर्थ अपना दे रहा होता है, उसका सेंस निकल रहा होता है। दूसरा वाला उस पर डिपेंडेंट होता है, जो दूसरा वाला टुकड़ा होता है। तो वही टुकड़ा जो डिपेंडेंट होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है। और उसी आश्रित उपवाक्य के 3 पार्ट्स होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये सिंपल सी चीज है, कैसे पहचानते हैं ये आगे क्वेश्चन बताऊंगा, इसकी भी ट्रिक है। और यहां पर पूछा है कौन सा नहीं है वह भेद उपवाक्य का, तो कौन सा नहीं है बताया, कौन कौन सा? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। बचा सर्वनाम। सर्वनाम मार्क करो, आगे आओ। क्वेश्चन 11, पैसा देखते ही गरीब की आंखों में चमक आ गई। क्या इसमें कोई स्पेशल वर्ड मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो 11th क्वेश्चन का आंसर होगा सरल वाक्य। कौन सा टाइप है? सरल वाक्य है, कोई स्पेशल वर्ड में नहीं मिला जो मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय समय पर जाने के लिए जल्दी उठो। क्या यहां पर कोई स्पेशल वर्ड मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना यार। स्पेशल वर्ड क्या थे? जब, तब, जैसे, तैसे, जो, वो। और क्या था? और, लेकिन, किंतु, परंतु। कुछ है यहां पे? नहीं है। पूरा का पूरा एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसका मीनिंग भी निकल रहा है। सरल वाक्य करो मार्क। क्वेश्चन 13, मोहन पिताजी के पैरों में गिरा और क्षमा मांगने लगी। अब मैं यार परेशान हो गया हूं, सारे वर्ड सामने दिख रहे हैं, आई होप तुम्हें भी दिख रहे होंगे। तो 13th वाले का आंसर तुम कमेंट में 13 लिख के मुझे आंसर बताओगे कमेंट में। 14th पे आ जाते हैं, घंटी बजते ही छात्र कक्षा से चले गए। इस वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। मिश्रित वाक्य क्या होगा? मैंने बोला था मिश्रित वाक्य बदलिए, जहां भी बदलने वाला आ जाए, चेंज करने वाला नहीं बदलना है यार हमें। बदला हुआ तो ऑफ कोर्स ऑप्शंस में है ही, हमें बस पहचानना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। और पहचानने के लिए वर्ड्स मैंने बता रखे हैं। पहला पढ़ो, घंटी बजी और कक्षा से निकल गए, और आ गया तो यानी कि संयुक्त वाक्य। घंटी बजने पर कक्षा से, यहां तो कोई स्पेशल वर्ड नहीं, यानी कि ये तो सरल वाक्य है। तीसरा पढ़ो, जैसे ही घंटी बजी छात्र कक्षा से चले गए। जैसे वैसे ये सारे कहां थे? सारे थे मिश्रित वाक्य में, तो सी मार्क करो। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हो तुम। सीता ने कहा कि वह लिखेगी। इसमें रेखांकित उपवाक्य का भेद होगा। क्या भेद होगा? देखो, ये डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मुझे तो नहीं लगता आएगा, बट अब क्वेश्चन है तो कुछ भी मिस नहीं करेंगे हम, ऐसा पीडीएफ बनाया है इसलिए तुम्हें बता देता हूं। सीता ने कहा कि वह लिखेगी। अब ये जो अंडरलाइंड है, रेखांकित है, ये एक उपवाक्य है। उपवाक्य मैंने बताया वाक्य का छोटा सा टुकड़ा। अब ये उपवाक्य का भेद क्या होगा यार? जान लो, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, और इन्हें पहचानने का तरीका यह होता है कि संज्ञा उपवाक्य अंडरलाइन तुम्हें दिया रहेगा क्वेश्चन में जैसा दिया है, उसके पहले हमेशा एक वर्ड यूज रहेगा की। तुरंत की देखना तो बांध जाना कि वो संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य के पहले वर्ड यूज किया रहेगा जो, अंडरलाइन रहेगा, उपवाक्य का भेद बताना रहेगा। जो वर्ड तुम्हें पहले दिख जाए तुरंत मार्क करना विशेषण उपवाक्य। और क्रिया विशेषण उपवाक्य के पहले वर्ड यूज रहेगा जब, अंडरलाइन दिया रहेगा, जब पहले लिखा है तो मार्क कर देना क्रिया विशेषण। यहां पर क्या है? सीता ने कहा कि वह लिखेगी, कि आ रहा है यार, तो ये बिल्कुल क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य, इसे मार्क करो। फिर आ जाओ क्वेश्चन 16, मुझसे रात भर सोया न गया, वाच्य छांटिए। देखो यार, वाक्य के सारे टॉपिक्स यानी कि सारे टाइप के क्वेश्चन, वो उपवाक्य वाला और कैसे पहचानते हैं, रूपांतरण वाला, ये सब हमने डिस्कस कर लिया ट्रिक्स के साथ। समझ आ गया हो तो लाइक करके बता दे, कमेंट जरूर करना इस वीडियो के बाद। बहुत मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में यार। बात तो सही है 16 से शुरू हो रहा है वाच्य। अब वाच्य यार मैं तुम्हें पहले इसकी भी ट्रिक्स बता दूंगी, कौन सा वाच्य कैसे पहचानते हैं, कौन सा भेद है। वाच्य पहली बात तो कितने भेद होते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य कर्तृ, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, जो जहां पर
वाक्य की क्रिया यानी कि वाक्य में जो काम हो रहा हो उसका डायरेक्ट मेन फोकस हो कर्ता पे, सब्जेक्ट पे, वो कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट पर फोकस हो, कर्म, वहां पर कर्मवाच्य। और भाववाच्य यहाँ पर भाव, इमोशन, ऐ दिल है मुश्किल वाला भाव नहीं है ये भाव है क्रिया, यानी कि जहां पर क्रिया ही प्रधान हो पूरे वाक्य में, यानी कि कोई फोकस में ना हो, ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट, फोकस में सिर्फ वो क्रिया ही हो पूरे वाक्य में, तो वो होता है भाववाच्य। ये तो मैंने बताया कॉन्सेप्ट, बट ट्रिक हमें समझनी है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें पहचानने को दे देता है वाच्य, सबसे पहले ढूंढना क्या उस वाक्य में ना, नहीं ऐसे निगेटिव वर्ड्स हैं। अगर हैं तो वही मार्क कर देना भाववाच्य, नहीं है तो नीचे आ जाओ। कौन सा बचा? कौन सा बचा? नहीं है अगर तो आ जाना नीचे। फिर चेक करना दूसरा कि क्या उसमें ऑब्जेक्ट है, यानी कि कर्म है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है यार? जैसे कि राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ राम है सब्जेक्ट और क्रिया है। राम पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक क्या पढ़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जहां पर भी ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य के होते हैं वर्ड स्पेशल। कौन से वर्ड? से और के द्वारा। जहां पर भी तुम्हें से और के द्वारा मिल जाए तो वो हो जाएगा कर्मवाच्य। फिर अगर ना ही ना नहीं मिले, ना और नहीं जहां मिलता है वो भाववाच्य, से और के द्वारा जहां मिलता है वो कर्मवाच्य। अगर ये दोनों ना मिलता है तो कौन सा होगा? वो कर्तृवाच्य, जहां पर कर्ता ही होगा मेन फोकस में। और समझते हैं सारे एग्जाम्पल से, और कई ट्रिक्स तुम्हें देखनी है आगे। 16th क्वेश्चन, मुझसे रात भर सोया ना गया। ना आ गया तुरंत ही भाववाच्य मार्क करो। नीचे, हमने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए अनुरोध किया। अब इसमें यार इस क्वेश्चन में दोनों में मिस प्रिंट है, नीचे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर इसमें भी फुट 20 पे आओ। 20 क्वेश्चन नंबर में लिखा है वाच्य के भेद हैं। वाच्य के भेद क्या हैं? कितने भेद हैं? ऑफ कोर्स 3 भेद हैं, डी। फिर कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी रहती है? कर्ता की, कर्तृ से कर्ता। 22, उससे चला नहीं जाता। नहीं आ गया, यहां पर क्या है? ये भाववाच्य। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस वाक्य का कर्तृवाच्य क्या है? आ गया रूपांतरण, यानी कि चेंज करना। अब चेंज हमें नहीं करना है, इन 4 में से एक ऑप्शन सही ऑफ कोर्स है, बस हमें पहचानना है कि इसमें से कौन सा होगा हमारा कर्तृवाच्य। यार ध्यान रखना, जब भी हम चेंज करते हैं, रूपांतरण करते हैं वाच्य का, तो वर्ड की जो सेंटेंस है उसका मीनिंग नहीं बदल जाता है। यानी कि अगर यहां पे ये दिया कि उससे चला नहीं जाता, तो अगर हम चेंज करेंगे तो सेंस तो वही निकलना चाहिए ना कि वह चल नहीं सकता, उससे चला नहीं जाता, नहीं तो आना ही चाहिए। अब ये मत कह देना कि यहां पर नहीं है तो ये भाववाच्य होगा, नहीं। ए ऑप्शन देखो, वो चल नहीं सकता, और सीधा सीधा सकता, सकते, सकती, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो डायरेक्ट रिलेशन दे तुम्हारा सब्जेक्ट से, वाह से, तो वो क्या होते हैं? कर्तृवाच्य। इसे मार्क करो। नीचे आओ। 23rd, सुरेश नाटक खेलता है। खेलता, ते, जिससे नाटक खेलता है। अब यहां पर मैंने तुम्हें समझाने के लिए क्या बताया था ट्रिक? सबसे पहले ना, नहीं, ऐसा कोई वर्ड है? नहीं है, ना या नहीं ऐसा कोई भी वर्ड हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर सेकंड, क्या से, के द्वारा ऐसे शब्दों का उपयोग है? नहीं है, सीधे सीधे लिख रखा है सुरेश नाटक खेलता है। खेलता, ता यहां पर इस्तेमाल हुआ है, और जीता रिलेशन सीधे है किससे? सुरेश से, सब्जेक्ट से, यानी कि कर्ता से, तो एक कर्तृवाच्य होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटिए। कर्तृवाच्य को पहचानना है। अरविंद द्वारा कल, द्वारा से ये सब कहां पे आता है? कर्म में, काट दो। बच्चों द्वारा, काट दो। फिर सरकार द्वारा, काट दो यार, सीधे वर्ड्स ट्रिक्स बता रखी। डी, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, सीधे सीधे लिख रखा है, कर्ता को फोकस में रखा है, नेताजी को, यहां पर कर्तृवाच्य। फिर 25th, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। इसमें वाच्य लिखना है कि कौन सा वाच्य है। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। यहां पर न से है, न के द्वारा है, ना कोई निगेटिव वर्ड है, तो बिल्कुल कर्तृवाच्य मार्क करो। अशोक के ऊपर बात की गई है फोकस में। 26, गरीबों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। देखा नहीं जाता, नहीं तो भाववाच्य। फिर नेक्स्ट 27th क्वेश्चन, जिसने गलत किया तो समझ जाना उसकी किस्मत जेठालाल से भी खराब है। अरे यार, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्म की। कर्तृवाच्य में कर्ता की, कर्मवाच्य में कर्म की, भाववाच्य में ध्यान रखना, भाव की मत मार्क कर देना। भाववाच्य में अगर पूछे तो वहां पर होती है क्रिया की। क्रिया, अगर क्रिया ऑप्शन में नहीं है तब भाव। सब कुछ क्लियर हो रहा है वीडियो में, आई होप। 28th क्वेश्चन, दादाजी के द्वारा हम सबको पुस्तकें दी गई। क्या इसमें कोई वर्ड मिल रहा है? जो मैंने बताया था कि इस वाच्य में ये वर्ड, इस वाच्य में ये वर्ड बताया था ना, कि से और के द्वारा आता है कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य मार्क कर दो। नीचे आओ। क्वेश्चन नंबर 29, मेरा मित्र इसी समस्या पर विचार कर रहा है। अब इसको भाववाच्य में बदलना है। मेरा मित्र इसी समस्या पर विचार कर रहा है, रहे हैं, सकता है, सकते हैं, ये सब क्या आ जाता है?
और जो सीधे सब्जेक्ट की बात करे, मेरा मित्र, सीधे मित्र की बात हो रही, तो ये क्या है, ये कौन सा वाक्य है, ये है तुम्हारा कर्तृवाच्य। इसे बदलना है भाववाच्य में, कुछ नहीं बदलना है यार। यहां पर ये 4 ऑप्शन में से बदल के रखा गया है कोई एक सही, बस उस एक सही को पहचानना है। मैंने बताया था कि पहचानने के लिए कुछ वर्ड्स हैं, भाववाच्य के लिए मैंने बताया था ना और नहीं। लेकिन इसी वीडियो में अभी एक क्वेश्चन में मैंने ये कॉन्सेप्ट भी तुम्हें समझा रखा है यार, कि ना और नहीं जब आएगा, जब वहां रूपांतरण करने को दिया रहेगा, तब उसमें यह ध्यान रखना कि क्या जो वर्ड रूपांतरण करने को दिया गया, यानी कि जो सेंटेंस बदलने को दिया गया है, उसमें ना या नहीं ऐसा कुछ निगेटिव है, नहीं है उसमें कुछ निगेटिव। देखो ना, मेरा मित्र इसी समस्या पर विचार कर रहा है, यहां कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, तो अर्थ थोड़ी बदल जाएगा वाक्य का। अब जब यहां हाँ में बात हो रही, तो ये नहीं में तो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो अब कैसे पहचाने ABCD में से कौन सा है? तो सबसे पहले आओ चलो देखते हैं पहला ऑप्शन, मेरे मित्र से इसी समस्या पर विचार किया जाता है। देखो यार, अर्थ नहीं बदलेगा, ना ही काल बदलेगा। काल कैसे बदल सकता है? यहां पर क्या लिख रखा है, पर विचार कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस, और यहां पर विचार किया जाता है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बी देखो, मेरे मित्र से इसी समस्या पर विचार किया जा रहा है, यहां पर काल भी सही है, अर्थ भी सही है। फिर सी, मेरा मित्र इसी समस्या पर विचार करेगा, ये तो भविष्य है, ये बिल्कुल गलत। फोर्थ, यह समस्या मेरे मित्र के द्वारा जहां पर आ जाए वो कन्फर्म हो जाना कि कर्मवाच्य है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी तुम्हारा सही होगा। आ जाओ 30th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है? जहां पर नहीं है रहेगा उसे ध्यान से क्वेश्चन पेपर में पढ़ना। कई लोग यार अपनी क्रश को देखने की जल्दबाजी में गलत मार्क करके आ जाते हैं, मुझसे भी हो गया था एक बार। 30th पे आते हैं, ए पढ़ो, मुझसे अब देखा नहीं जाता, निगेटिव है, ठीक है। बी, आइए चला जाए, ठीक है। सी, हमें धोखा दिया जा रहा है। डी, राधा से बोला नहीं जाता। तो जो निगेटिव है वो तो भाववाच्य हैं, ए है, डी है। बी देखो, जब निगेटिव वाली चीज से हमारा काम हो जाए, उसके बाद देखना होता है भाववाच्य में कि क्या उस वाक्य का मेन चीज, मेन फोकस सिर्फ क्रिया पे है। बी वाला पढ़ो, आइए चला जाए, आइए चला जाए, मेन फोकस क्रिया पे ही तो है यार पूरा का पूरा, तो बी भी तुम्हारा होगा भाववाच्य। सी, हमें धोखा दिया जा रहा है, रहे हैं, सकता है, सकते हैं, ये सब मैंने बता रखा है कि कर्तृवाच्य में आता है, ध्यान दोगे तो तुम्हें अपने आप मालूम पड़ जाएगा। 31st क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 31st होता है। 31st क्वेश्चन, सुमन जल्दी नहीं उठती, निगेटिव वर्ड है, सुमन जल्दी नहीं उठती, प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। अब इसे भाववाच्य में बदलना है यार। अब भाववाच्य में बदलने के लिए आप सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं, इन्हीं में से कोई एक सही ऑप्शन होगा। ए, सुमन जल्दी नहीं उठ पाती, सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी तो फ्यूचर हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है। सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी, ये भी फ्यूचर है, गलत है। सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता, क्या ये बिल्कुल सही लग रहा है? हाँ, से, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। फिर नीचे आ जाओ, 32nd क्वेश्चन, यहां पर क्या करना है, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए, इसे भाववाच्य में बदलना है। तो हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, पॉजिटिव है, कोई निगेटिव नहीं है, तो यहां पर भी निगेटिव ऑप्शंस में नहीं आएगा। हम दौड़ सकते हैं इस खुले मैदान में, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा फ्यूचर गलत। हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है, बिल्कुल सही है यार, देख लो बिल्कुल सही। 32 का डी। 33, खेल रहा था। अब यार 33 यहां से स्टार्ट होता है क्या हमारा अगला चैप्टर, पद परिचय। यार सब कुछ मैंने ट्रिक्स के साथ तुम्हें समझा दिया। पद परिचय थोड़ा सा एक ऐसा चैप्टर है जिसे अगर तुम पढ़ लोगे ना यार तो काफी फायदा हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पद परिचय एक बार जाना, और पद परिचय की ये वाली वीडियो जरूर से देखना, ये बेस्ट वीडियो मिलेगी तुम्हें पूरे यूट्यूब पे पद परिचय टॉपिक पे। तो प्लीज इस वीडियो को देखना, तभी तुम ये सारे क्वेश्चन जो देख रहे हो ना, कि 33 से जो सारे क्वेश्चन शुरू हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे आओ कुछ क्वेश्चन हम करके भी देखते हैं। वह कार मेरे पिताजी की है, वह को अंडरलाइन किया, पूछा है क्या है। सबको पता है कि वह क्या है, सर्वनाम है, तो अब बी और डी ऑप्शन पहले ही कट गए, सर्वनाम है, ठीक है। वह कार मेरे पिताजी की है, तो वह कार मेरे पिताजी की है। अब इसमें पहचानना है आगे की क्या क्या है। वह क्या होता है, कौन से सर्वनाम के लिए इस्तेमाल होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। अब यही सारी डिटेल वो पद परिचय वाली वीडियो में है यार। और वह कौन सा पुरुष है, सबको पता है कि अन्य पुरुष है। अब यार उस वीडियो में सब बता रखा है सच में, कि सर्वनाम, उसके पार्ट, फिर पुरुषवाचक के जो 3 पार्ट होते हैं उसमें अन्य पुरुष भी आ जाता है, आगे पुल्लिंग एक वचन। तो यहाँ पर पुल्लिंग है, एक वचन है कि स्त्रीलिंग एक वचन। स्त्रीलिंग कैसे पहचानते हैं, लिंग कैसे पहचानते हैं किसी भी वाक्य का, उसकी क्रिया को देख के। मेरे पिताजी की है अगर दिया है तो स्त्रीलिंग, का है
तो पुलिंग, वही बिल्कुल अक्षय कुमार वाला लॉजिक लगाना है कि बकरी है कि बकरा कैसे पता करेंगे, एक ईंटा मारो, भाग जाता है तो वो लड़का है, पुलिंग है, भाग जाती है तो वो लड़की है, स्त्रीलिंग है। तो यार वो डिटेल्ड वीडियो पद परिचय वाली देखो, तभी ये सारे क्वेश्चंस तुम कर पाओगे। जो भी क्वेश्चन है तुम्हें नीचे दिख रहे हैं। खत्म हुआ सब कुछ, 1 घंटे के अंदर हमने सब कुछ निपटा लिया। और अब इंस्टॉल करना फ्री ऐप पढ़ ले अक्षर, जहां हर एक सब्जेक्ट के नोट्स, वर्कशीट, क्विज और सैंपल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो करना क्या, नोटिफिकेशन छेड़ दे कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो। ये वीडियोस मिस मत करना जिसमें पूरी बुक एक वीडियो में करा रखी है। एंड देन जाना, जा पढ़ ले।